अभी तो 2 गाड़ी तो जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे वो गई हैं, और 2 गाड़ी अभी बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन आज उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अभी वो भर रही है, अभी वो उसमें जाने में भी 1-2 घंटे लगेंगे। मैं अपने जीवन में आज 29 साल से मैं भी यात्रा का काम कर रहा हूँ, दूसरी बार ऐसा देख रहा हूँ कि इतनी खराब परिस्थितियाँ कि पहले दिन ध्वस्त हो चुका सब कुछ। ये लोग सब ऐसे लोग हैं जो कि हेलीकॉप्टर से जाते हैं, यात्रा करके आते हैं और अपने मनमाने तरीके से अपने तरीके से इसकी बना देते हैं अपनी तरीके से कि कैसे रोटे ये करना है रजिस्ट्रेशन। ये कभी नीचे यहाँ आके प्रत्यक्ष में आके देखें इस चीज को कि यहाँ हो क्या रहा है। और मंत्री आ रहे हैं, भाषण देके जा रहे हैं नेतागण। अधिकारियों की स्थिति है कि अधिकारियों को नियम कायदे भी नहीं पता, वो व्यवहारिक स्थिति भी समझने को राजी नहीं है और पुलिस जाती कर रही है। मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ, ट्रांजिट कैंप से फोन आया है कि यात्रियों को पुलिस बदतमीजी करके भगा रही है। बस का क्या, हमारे तो घर में खाने के लिए मुश्किल हो जाएगी। 6 महीने हमारा काम नहीं रहता, हम इसी यात्रा पे डिपेंड है। अभी हमारे किसी की देनदारी है, कुछ भी करना है तो हमारा तो इसी से होगा। ये कह रहे हैं कि स्लॉट सिस्टम तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस को तहत आया था, अब क्यों ये स्लॉट सिस्टम चला रहे हैं? अभी अपर आयुक्त आज कुरियाल साहब के साथ हम बैठे तो उनको यही बात मैंने कही तो मानने को तैयार नहीं है। हमने यही कहा कि स्लॉट सिस्टम का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो श्रद्धालु उत्तराखंड आ जाए उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका यात्रा उसका दर्शन सुनिश्चित होना चाहिए और स्लॉट केवल कोरोना को देखते हुए था, जो नहीं होना चाहिए। अव्यावहारिक सिस्टम है। नमस्कार साथियों, कल से कपाट खुल रहे हैं यमुनोत्री माँ, गंगोत्री माँ, केदार बाबा के, और अगले दिन जो है बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं और आज से जो है ऋषिकेश से यात्रा शुरू हो चुकी है, चल पड़ी है और हमारे साथ मातृ शक्ति है। क्या कहेंगी? सबसे पहले मैडम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं श्री जय गुरुदेव ट्रेवल्स ऋषिकेश से हूँ। आपको क्या समस्या है आज पहले दिन में? पहले दिन में सर ऐसा है, 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। हमारे यहाँ बाहर से लोग आ रखे, पार्टी रजिस्ट्रेशन की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो रखी है। 3 दिन में भी लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे। प्रशासन का ये हाल है कि एक बार टोकन लेने जाओ, फिर दूसरी बार रजिस्ट्रेशन कराने जाओ, और टोकन सीमित टोकन, उसमें जब तक कि नंबर आता है, पीछे वाले लोगों का नंबर आता है तब तक वो आगे टोकन खत्म कर देते हैं। फिर दोबारा से अपनी धर्मशाला पे जाओ, फिर दोबारा से टोकन लेने जाओ। अब रात के 10 बजे टोकन मिलेंगे। अब 10 बजे तो धर्मशाला का गेट बंद हो जाता है, धर्मशाला वाला नहीं आने देगा, तो ये लोग टोकन कैसे लेंगे? आपको लग रहा है कि यात्रा को प्रभावित कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों की वजह से करना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल सर, ये जो नीतियाँ बना रहे हैं ऊपर बैठ के, ये धरातल पे कभी देखते ही नहीं कि ये यात्रा चलती किस तरीके से है। ये लोग सब ऐसे लोग हैं जो कि हेलीकॉप्टर से जाते हैं, यात्रा करके आते हैं और अपने मनमाने तरीके से अपने तरीके से इसकी बना देते हैं अपनी तरीके से कि कैसे रोटे ये करना है रजिस्ट्रेशन। ये कभी नीचे यहाँ आके प्रत्यक्ष में आके देखें इस चीज को कि यहाँ हो क्या रहा है। मैडम आप कब से कर रहे हैं इस व्यवसाय में, कब से हैं आप? वैसे तो कम से कम हमारा काम 30 साल पुराना है। पहले मेरे हस्बैंड इस काम को संभालते थे, मैं अभी 8 साल से इस काम में हूँ। पर ये जब से 2022 से ये यात्रा का व्यवस्था बहुत ही 2022 में खराब थी, पिछले साल थोड़ा ठीक आई, इस साल इन्होंने ये शुरू के दिन से ही ऐसा खराब कर दिया इसको कि इससे मैसेज जो है, जो बाहर से पार्टियां आने वाली हैं वहां तक की पार्टियों पे असर पड़ रहा है। यानी कि आपका व्यवसाय कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जहां सरकार दीदियों को लखपति बनाने की बात कर रही है, क्या वाकई में इस व्यवस्था से लखपति बन पाएगा दीदी? नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा इस तरीके से। तो यहाँ हमारा उत्तराखंड तो बिल्कुल इस यात्रा पे 80% इस चारधाम यात्रा पे डिपेंड है। इस तरह से तो उत्तराखंड के लिए बहुत ही खराब है। यानी कि महिलाओं की तो और स्थिति बुरी होगी। बिल्कुल सर, मैं तो इस क्षेत्र में मेरे हिसाब से जो अपना मैं व्यवसाय करती हूँ, मैं तो उसमें एक अकेले ही हूँ, तो मैं तो यहाँ पे स्ट्रगल करना भी इतना मुश्किल होता है। एक लेडीज इतनी भीड़ में कहाँ घुसेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ अधिकारियों से बात करेगी, तो हमें तो बहुत दिक्कत होती है जी। यही वो मातृ शक्ति हैं जिनको लखपति बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे? आपकी व्यवस्था तो इस तरह से चरमराई हुई है कि ये धक्के खा कर परेशान है, फिर भी जो है इनको इनकी गाड़ियां चारधाम जाने के लिए इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी 10 में से सिर्फ 4 गाड़ियां गई है। आपकी कितनी गाड़ी अभी चारधाम को चले गई है? अभी तो 2 गाड़ी तो जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे वो गई हैं, और 2 गाड़ी अभी बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन आज उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अभी वो भर रही है, अभी वो उसमें जाने में भी 1-2 घंटे लगेंगे। तो इस तरह से जो बैक बढ़ता जाएगा, मान लीजिए हमारे पास अभी
300 लोगों की है यहाँ पे ग्रुप। 300 में से अगर हमारे 100 लोग जाएंगे तो 200 रुक जाएंगे, कल को फिर 300 आ जाएंगे, फिर 200 रुक जाएंगे, ये तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे, हम इनको कैसे भेजेंगे। और वहीं जो आप लोगों को अपने बस का जो है टैक्स भी देना पड़ता होगा, वो इसी समय पे वसूली होती है, तो अगर यात्रा ही नहीं जा पाएगी तो आप बस की टैक्स वसूलेंगे कैसे? सर बस का क्या, हमारे तो घर में खाने के लिए मुश्किल हो जाएगी। 6 महीने हमारा काम नहीं रहता, हम इसी यात्रा पे डिपेंड है। अभी हमारे किसी की देनदारी है, कुछ भी करना है तो हमारा तो इसी से होगा। अब ये इस तरीके से होगा तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमारे तो जिसके देनदारी है वो भी हमारे जान खा लेंगे। जान खा लेंगे। ये थी समस्याएं, मातृशक्ति की समस्याएं थी। अब इसका समाधान कैसे हो, 3 दिन पहले हमने चर्चा भी की थी, पूर्व अध्यक्ष से भी की थी, अध्यक्ष परिवहन महासंघ से भी की थी, और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं या संयुक्त यात्रा रोटेशन के, उनसे भी की थी, लेकिन समाधान नहीं मिल पाया है। मैं अपने जीवन में आज 29 साल से मैं भी यात्रा का काम कर रहा हूँ, दूसरी बार ऐसा देख रहा हूँ कि इतनी खराब परिस्थितियाँ कि पहले दिन ध्वस्त हो चुका सब कुछ। रजिस्ट्रेशन की स्थिति ये है कि यात्री कल सुबह से लाइन में लगा है, उसे रात 11 बजे तक लाइन में खड़ा करने के बाद कहा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा स्लॉट के चलते। सुबह वो जब वापस गया तो उसको कह दिया गया कि टोकन लीजिए, टोकन के लिए उसको बोल दिया गया कि अब टोकन रात को 10 बजे मिलेगा। और मंत्री आ रहे हैं, भाषण देके जा रहे हैं नेतागण। अधिकारियों की स्थिति है कि अधिकारियों को नियम कायदे भी नहीं पता, वो व्यवहारिक स्थिति भी समझने को राजी नहीं है, और पुलिस जाती कर रही है। मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ, ट्रांजिट कैंप से फोन आया है कि यात्रियों को पुलिस बदतमीजी करके भगा रही है। रवि भाई, हमने तो ये सुना कि कल जो है हरिद्वार में यात्रियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। जी सेम कुछ ऐसा ही अभी यहाँ भी हुआ है, और जाने के बाद पता लगेगा। मैं वहीं जा रहा हूँ। रवि भाई, एक और जाते जाते ना, ये कह रहे हैं कि स्लॉट सिस्टम तो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस को तहत आया था, अब क्यों ये स्लॉट सिस्टम चला रहे हैं? अभी अपर आयुक्त आज कुरियाल साहब के साथ हम बैठे तो उनको यही बात मैंने कही तो मानने को तैयार नहीं है। हमने यही कहा कि स्लॉट सिस्टम का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो श्रद्धालु उत्तराखंड आ जाए उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका यात्रा, उसका दर्शन सुनिश्चित होना चाहिए, और स्लॉट केवल कोरोना को देखते हुए था, जो नहीं होना चाहिए। अव्यावहारिक सिस्टम है। तो रवि भाई, आपको लगता है कि स्थिति सुधरेगी और ज्यादा गंभीर होगी? अगर प्रशासन और सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 2-4 सालों में यात्रा का धीरे धीरे करके रुझान कम हो जाएगा, लोग उत्तराखंड आना बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। यानी कि ये चाहते ही नहीं कि यात्रा हो। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, पहाड़ विरोधी मानसिकता के अधिकारी हैं जो पिछले 4-5 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। मैं एक अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, उनके साथ एक बैठक हमारी अरेंज हुई थी, हम उन बैठक में थे, तो वो हमसे कह रहे थे कि अच्छा यात्रा में आप गाड़ियाँ क्यों अवेलेबल नहीं कराते हैं, जबकि सिस्टम उन्हें समझना चाहिए कि हम लोग डिमांड क्रिएट करते हैं और गाड़ी व्यवस्था प्रशासन करता है, हम गाड़ी की व्यवस्था नहीं बनाते हैं। तो वो समझने को भी तैयार नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर किसी षड्यंत्र के तहत ये यात्रा को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। रवि भाई, ऐसा तो नहीं एसी कमरों से बाहर ही ना आना चाहते हो, या ये चाहते हो कि यात्रा होगी नहीं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी तो तनख्वाह आ ही रही है, कमीशन तो आ ही रहा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बंद कमरे के अंदर बैठ के व्यवहारिक दिक्कतों को ना समझते हुए जो इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं, ये बहुत ख़राब है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो यात्री इतने उत्साह के साथ आता है और गरीब परिवेश का यात्री है, उसको ऑनलाइन आंकड़ों में, ऑफलाइन आंकड़ों में उलझा रहे हैं। और ऑनलाइन की यदि मैं बात करूँ, आपके न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, कि अधिकारीगण चारों धाम में एक व्यक्ति को 4 जगह काउंट कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा 50 लाख बताते हैं। जानबूझ के किया जा रहा है, जबकि एक व्यक्ति पैकेज में जा रहा है 4 धाम के लिए, उसको आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री सब जगह काउंट कर रहे हैं। ये बहुत खराब तरीका है, और मुझे नहीं पता उसके पीछे इनकी क्या मंशा है, लेकिन अल्टीमेटली व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और यात्रीगण इतने परेशान हैं। कल बहुत सारे यात्री बेहोश होकर गिर गए, कई लोगों के पैरों में सूजन आ गई। इससे ज्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती। बूढ़े बुजुर्ग ही आते हैं, जवान तो आते नहीं है। ठीक है, धन्यवाद रवि भाई। ये रवि भाई ने स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं यात्रा को जानबूझ के प्रभावित किया जा रहा है। हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। हमारा नाम ओम प्रकाश मिश्रा है, मैं कुंडा प्रतापगढ़ से यहाँ पिछले 3 दिनों से आया हुआ हूँ। कल सुबह से लाइन लगाए थे रात 10 बजे तक, यहाँ पर जो है नंबर नहीं आया। जो है शाम को ये हुआ कि अब जो है लाइटें वाइटें बंद हो गई हैं 8:30 बजे लगभग। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है सुबह आना, सुबह जल्दी हो जाएगा। सुबह आए तो वो बोले कि टोकन देना है। टोकन के लिए कभी इधर भेजते हैं, कभी इस बस स्टॉप में भेजते हैं, हाँ, और 150 टोकन बांट करके उसको बंद कर दिया, और जो है पब्लिक उसी में परेशान हो गई। धन्यवाद आपका। ये है यात्रा की जो व्यवस्था इस तरीके से चल रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जहां दीदियों को लखपति बनाने की बात की जा रही है, तो वहीं ट्रांसपोर्टेशन व्यवसाय से जो दीदी जुड़ी हुई है उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। तो ये तरीके की व्यवस्था सरकार के द्वारा चल रही है। मंचों पर तो बड़ी बड़ी बात कहने वाले सरकार पटल पर कोई काम नहीं कर पा रहे। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, मीडिया ISBT से। आप भी खबर पर अपनी राय जरूर दर्ज कीजिए। धन्यवाद।